आप इतने समय से एक्टिव हैं जनसेवा के कल्याण के लिए, है ना। जब भी हम पॉलिटिशियन से पूछें कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं, उनका एक यही जवाब रहता है कि जनसेवा के लिए हम आना चाहते हैं। लेकिन आप जनसेवा पहले से ही कर रहे हैं, आपका क्या मकसद रहेगा राजनीति में? देखिए, मैं जनसेवा कर रहा हूँ और राजनीति करते हुए भी मैं जनसेवा ही करूँगा। मेरा ना तो कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा जी। मेरा ये रहता है कि अगर जनसेवा और राजनीति दोनों मिलकर एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए कुछ मदद कर पाएं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पॉलिटिक्स जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। जी। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है वो मुझे संगठन ने चुन के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, आज के समय में अगर हम हिमाचल की बात करें तो राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? हिमाचल की राजनीति बहुत अच्छी राजनीति है। इसमें एक चीज़ ही खराब है कि भाजपा बार बार नहीं आती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी नहीं आ पा रही। नहीं, मुझे लगता है कि 2027 के अंदर ये रिकॉर्ड टूटेगा और उसके बाद ये टूटा ही रह जाएगा। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा हिमाचल में सरकार बनाने के लिए। बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोदी जी जैसे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जो डिसीजन लेते हुए सोचते ही नहीं है कि हमने आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे पहले हमारे पास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बीजेपी के पास जो है वो संगठन की एक ऐसी फैक्ट्री है जो रोज एक नया लीडर पैदा करके देती है, और बीजेपी के पास लीडरों की और नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। चीज़ जो नोटिस में सबसे ज़्यादा आई कि जब भाजपा के तमाम जो प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता हैं वो जब स्टेज पर थे, तब अनुराग जी और जयराम जी एक साथ ही थोड़े अलग थे। वो कुछ इम्पैक्ट उसका कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो है वो अपनी लीडरशिप के अंदर, अपने नेतृत्व के अंदर पूरी इंटैक्ट है। सभी लीडरों का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। कांग्रेस कह रही है कि इस दौरान राहत राशि आवंटन का काम करेगी इस जश्न के दौरान। देखिए, भूख आज लगी है, खाना आप उनको 6 महीने बाद देने जा रहे हैं, तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ। जिस टाइम पे डिजास्टर था, त्रासदी थी, लोगों को जरूरत थी, तब आपने नहीं दिया। आज आप अगर उनको देंगे तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ लोगों को दिखावा करने का काम करेंगे, एक जस्ट एन आई वॉश करेंगे। मान लीजिए कि एक टेबल पे ग्लास रखा हुआ है, उसमें आधा पानी आधा खाली है, तो अपना अपना नजरिया है कि कौन उसको कैसे देखना चाहेगा। लेकिन भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा बिल्कुल एक है और एक होकर ही आगे चुनाव को लड़ेगी। आज की डेट में जो है वो हमारा जो नेतृत्व है बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो माननीय जयराम जी हों, अनुराग जी हों, शांता जी हों, या और भी जो बड़े लीडर हैं, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी हो गए, तो नड्डा जी हैं। तो हमारे पास लीडरों की कोई कमी नहीं है। अगर हम दूसरी ओर देखें कांग्रेस के पास, तो उनके पास अभी कोई खिलाड़ी बचा नहीं। और कद्दावर नेता माने जाते हैं वीरभद्र सिंह जी, अगर हम उनकी बात करें, या फिर प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें, बहुत कद्दावर नेता हिमाचल की राजनीति में माने जाते हैं। लेकिन उस समय भी जब उनकी सरकारें होती थी तो सरकार तो तब भी रिपीट नहीं हो पाई थी। जयराम ठाकुर जी ने भी यही एक बात कही थी कि आपका तो अब खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। उस दौरान इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं वो दिन में सपने देखना छोड़ दें। देखिए, सीएम सुक्खू जी ने जो कहा कि दिन में सपना देखना छोड़ दे, मैंने तो उनको कई बार सदन में सोते हुए देखा है। तो कौन सपना देखता है, कौन नहीं देखता, ये तो 2027 का जो चुनाव बताएगा। ऑल्टो में सिमट कर रह जाएंगे, ये बयान लगातार भाजपा की ओर से हमें सुनने को मिल रहा है कि बिहार में बोलेरो और यहाँ पे हम ऑल्टो कार में ही उन्हें फिट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो 68 विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उसमें से एक भी शायद जो है वो कांग्रेस जीत पाएगी। लेकिन फिर भी हम जयराम जी की बात को या जनता की बात को बड़ा दिल रखते हुए ऑल्टो में फिट करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, द समर न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ शगुन कश्यप। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जनसेवा का भाव अपने दिल में रखते हैं, लेकिन इस भाव को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इस भाव को पूरा करने के लिए संघर्ष की सीढ़ियां जो चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि संघर्ष को वो दरकिनार कर इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनसे आपको हम मिलवाएंगे। पहले हम बता दें कि ये जो शख्स हैं ये एक ऐसी ही संस्था को चलाते हैं, इसका संचालन करते हैं। नौफल एक उम्मीद संस्था के संचालक
और अध्यक्ष और समेत ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द समय न्यूज़ हिमाचल पर। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप एक ट्रस्ट चलाते हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। कहाँ से ये सोच, कहाँ से ये विचार आपके अंदर आया और कब से आपने इसे चलाना शुरू किया? ये जो सोच और ये कर्म और विचार जो है, ये मेरे माता पिता की देन है मुझे। माता पिता ने बचपन से ही सेवा के कार्यों से जोड़ के रखा, और जो मैं संस्था की जो अपने संचालन के आइडल मानता हूँ, वो मानता हूँ संत बाबा लाभ सिंह जी को, जो अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, जिनका देहांत 2019 में हुआ है। मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर उनके साथ बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, और वही मेरे इस संस्था के आइडल हैं, और वही जो है वो इसका संचालन करते हैं। चाहे वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, बट मैं जब भी कोई कार्य संस्था का करता हूं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि हे ईश्वर, संत बाबा लाभ सिंह जी, आप इस कार्य को करेंगे और आप अपनी सोच के हिसाब से इस कार्य को कराएं। मैं अपने इस कार्य के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि इसको मैं सोच रहा हूँ, मैं हमेशा उनके नज़रिए से सोचता हूँ कि वो क्या सोचते थे, अगर वो होते तो क्या करते। संत बाबा लाभ सिंह जी तो मैं कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उनके दिए हुए प्रेरणा, उनके दिए हुए जो हमारे को शिक्षा है, उसी के आधार पे मैं इस संस्था को चलाता हूँ। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी जो प्रेरणा स्रोत हैं वो संत, जिनका आपने नाम लिया, संत बाबा लाभ सिंह जी, तो आपके माता पिता जब इनसे जुड़े, वो विचारधारा आपके अंदर आई, लेकिन फिर भी एक जो सोच होती है आज के समय में, अगर हम बच्चों को देखें तो इस सोच के ऊपर ही वो आगे अपने जो नक्शे कदम हैं उसी के ऊपर चलेंगे। ये किसी माता पिता ने सोचा नहीं होता। क्या आपके माता पिता ने कभी ये सोचा था? नहीं, मेरे माता पिता ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, इवन मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था जी। मेरे माता पिता संत बाबा सेवा सिंह जी, जो इनकी गद्दी के पहले अनुयायी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, और छोटे से ही मुझे अनंतपुर साहिब लेकर आते थे कार सेवा करनी। कार सेवा में टोकरी से उठा के मलबा डालना, सीमेंट डालना, सेवा करना, बर्तनों को मांजना, लंगर में दाल बांटना। मुझे लंगर में प्रसादा बांटना बहुत पसंद था जी। ऐसे ही आगे मेरे बेटे को भी लंगर में प्रसादा बांटना, दाल बांटना, बर्तन मांजना पसंद है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप के दिए हुए संस्कार जो हैं, और आगे जो साधु संतों की जो संगत होती है, वो अपने आप ही अपने बंदों को चुन लेती है। और मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने इसी कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी संगत का कार्य करूँगा या सेवा का, समाज का कार्य करूँगा। लेकिन हाँ, बाबा जी के साथ रहकर लड़कियों की शादियां कराना, सेवा के कार्य कराना, पुल बनाना। बाबा जी को जो है वो पंजाब में पुलों वाले बाबा के नाम से जानते थे, तो उन्हीं के साथ रह के सोचता था कि हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाबा जी के साथ रह के हम लोग जो हैं ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फल हमारे को भी मिलेगा। लेकिन बाबा जी ने इसके बारे में कुछ अलग ही सोच रखा था। जो सृष्टि के जो रचा हैं, उन्होंने भी कुछ अलग सोच रखा था, और उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना, और मैं इस ट्रस्ट को पिछले लगभग 14 साल से चला रहा हूँ। जी, अगर आप इस ट्रस्ट को चलाने की ना सोचते तो इसके अलावा क्या आपने सोचा था कि क्या आप आगे करते जिंदगी में? देखिए, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं या तो लॉयर बनूंगा, या एयरफोर्स में जाऊंगा, या कहीं नौकरी करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं। मेरा यकीन है कि इंसान सोचता कुछ और है, प्रभु चाहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो प्रभु ने ही मेरे इस कार्य को चुना। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी सेवा के कार्य में आऊँगा। छोटी छोटी सेवाएं करना, अपनी कमाई से दसवंत निकालना, कहीं गुरुद्वारों में देना, कहीं किसी का कुछ करना, एक अलग बात है। बट इसकी जो शुरुआत हुई वो 2014 में एक लड़की की शादी से हुई, जहाँ पर मैंने और मेरे जो स्वर्गवासी एक मित्र थे, डी.आर. वर्मा जी, दिलेराम वर्मा बोलते थे उनको, तो हम दोनों ने मिलकर एक सामूहिक शादी कराई, और वहाँ से वो शादियों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने 500 से ऊपर शादियाँ कराई हैं, और हर महीने के अंदर 2, 3, 4 शादियाँ जो हैं अब हम आज की डेट में करवा देते हैं। इस ट्रस्ट को शुरू किए हुए, जैसे आपने बताया कि आपको साल काफ़ी हो चुके हैं, इसके शुरुआत में क्या आपके सामने चैलेंजेस थे, क्या चुनौतियां थी? जब हम लोगों ने इस ट्रस्ट को शुरू करने का सोचा, तब हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ट्रस्ट इतना बड़ा बनेगा। लड़कियों की शादियां कराते थे, कभी 1 कराई, कभी 2 कराई, तो लोगों ने पैसे देना स्टार्ट किया। तो हमें को लगा कि पैसे की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग पैसा देते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। तब हमने इस ट्रस्ट को बनाने का सोचा, इसका एक अकाउंट खुलवाया, और लोगों से ये हमने कहा कि आप इस पैसे को, जो भी आप हमारे को देना चाहते हैं, वो ट्रस्ट में दें। उसके बाद हमने बाबा जी के सहयोग से 2014 में तांगनू जो है, एक जगह है रोडू से ऊपर, वहाँ पर आग लगी और वह लगभग 63 घर जल के राख हुए। वहाँ पर सबसे पहले हमने वहाँ सामान दिया।
कुछ बच्चियों की शादियां हम कांगड़ा में ऑलरेडी करवा रहे थे। बस ऐसे ही धीरे धीरे ये काफिला जो है बढ़ता चला गया और आज की डेट में नौफल एक उम्मीद, कहीं भी डिजास्टर होता है तो वहाँ जाके अपना योगदान जो भी होता है सरकार के साथ या हमारे लोकल लोगों के साथ देती है। जी, लोकल लोगों की अगर हम बात करें तो कितने, जब आपने ये संस्था शुरू की थी और अब तक, क्योंकि 2014 में आपने ये शुरू की थी, 11 साल अब इसे होने को आ चुके हैं, कितने लोगों का जुड़ाव इस संस्था के साथ हुआ है? इस संस्था में अनगिनत लोगों का जुड़ाव है। बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग चले भी जाते हैं, कई छोड़ देते हैं कोई, क्योंकि फिक्स जो है वो संस्था में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ लोगों को छोड़ के भी रहा हो। अभी तक हार्डली 100-125 लोग ही होंगे जो पहले दिन से थे और आज भी वहाँ खड़े हैं। कई आए, कई छोड़ के चले गए, लेकिन ये संस्था निरंतर चलती गई। ये संस्था सिर्फ 200-300 लोगों के खाने से और एक कुछ डिज़ास्टरों से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज की डेट में हज़ारों लोगों को रोज़ का भोजन देती है। डिज़ास्टर्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो 2014 के अंदर तांगड़ू की बात हो, 2017 में आपका पुजारली की बात हो जो कोटखाई के पास है, 2023 में शिव बावड़ी जिसके अंदर हमारे को द समर न्यूज़ की तरफ से भी योद्धा पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2024-2025 मंडी का जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, उस त्रासदी की अगर मैं बात करूं तो हमने वहां पे 4 तारीख से लंगर शुरू कर दिए थे और 31 जुलाई को हमने उसका समापन किया। उन लंगरों के दौरान हमने वहां के स्थानीय लोगों को तरपालें, बर्तन, राशन की किटें, दवाइयाँ, मेडिकल कैंप में हमने लगभग जो है वो 35 से 40 लाख रुपए की जो दवाइयाँ दी हैं। तो वो काफ़िला जो है वो लोगों का बढ़ता गया और इसके अंदर जो है दिल्ली की संगत का, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे साथ। दिल्ली के लोगों ने तो मतलब अनगिनत दवाइयाँ और अनगिनत जो है वो गाड़ियाँ राशन की भेजी हमारे को, जिससे कि हमने पूरे हिमाचल के अंदर इसके अंदर राहत का कार्य किया। जी, आपने जैसे बताया कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में आप लड़कियों की शादियां हो, डिज़ास्टर में काम किस तरीके से आपने किया, इसके अलावा ट्रस्ट किन ऐसी सामाजिक जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खास ध्यान? देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है वो एक स्पेसिफिक लाइन पे काम नहीं करता। स्टार्टिंग हम लोग लंगर से शुरू करते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनके पास काम करने का स्किल है लेकिन सिलाई मशीन के लिए पैसे नहीं होते, तो ऐसे ही लगभग 100 से ऊपर महिलाएं हैं जिनकी हम सिलाई मशीन दे के मदद कर चुके हैं। 200 प्लस बच्चे हैं, 258 के करीब बच्चे हैं जिनकी कंप्यूटर की फ़ीस भरी जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है, बच्चों के जो जूते हैं, कपड़े हैं। हमने लगभग 8 सरकारी स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं जिनके अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है हम उनको देते हैं। जो सरकारी स्कूल अडॉप्ट किए हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हमारे पास एक सेवा भारती का स्कूल है स्लोगड़ा के अंदर, वो अडॉप्टेड है हमारे पास पिछले 6 सालों से। इसके अलावा सरकारी स्कूल बो है, विकास नगर है, आपका थ्योक के अंदर 2 स्कूल हैं और एक टूटी गंडी में है, एक टूटू में है। इस तरह से हमने सरकारी स्कूल जो हैं वो अलग अलग जगहों पे ले रखे हैं। लगभग 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के स्कूल्स को अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ पर जैसे नेपाली बच्चे हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप साहिब सोसाइटी में काम करते हैं, तो इन बच्चों को हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म, कंप्यूटर की फ़ीस, पढ़ाई की किताबें, खर्चा जो भी होता है वो लेके उनको देते हैं हम लोग। जी, आपने जैसे कहा कि डिज़ास्टर में आपने, आपकी जो ट्रस्ट है उसने बहुत काम किया है। 2017 का इंसिडेंट आपने बताया, 2023 का, जिसके मद्देनज़र समर न्यूज़ की ओर से आपको सम्मानित किया गया था। 2025 में भी आपदा, बहुत बड़ी आपदा आई, मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल। किस तरीके से ट्रस्ट ने उसमें काम किया? मंडी का जो डिज़ास्टर था वो अगर मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो मुझे वो एडवेंचरस लगता है, बहुत दिलचस्प लगता है, कहने में मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर यकीन जाने तो वहाँ पर रोज़ ये लगता था कि क्या कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जी, मेरी लाइफ के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जो मैंने देखा कि एक साइड से गाड़ी निकल रही है, एक रोड नहीं है, जहाँ मैं स्टे करता था वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं पहले दिन जो था वो लगभग 4 फीट पानी से निकल कर उसमें गया। रात को पता लगा लाइट नहीं है, जानवर का खतरा रहता था, नहाने के लिए ठंडा पानी मिला, कुछ जो तालाब से था वो लाए, जो जिन्होंने, जहाँ मैं रहता था उन्होंने दिया, गर्म पानी नहीं था। लगभग 7 से 8 दिन तक ऐसा रहा कि मैं लगभग 7-8 फीट का ऊंचा पत्थर था जिसको क्रॉस करके मैं उस नदी को पार करता था। तो वो मेरी लाइफ का जो है वो सबसे, मैं कहूँगा कि दिलचस्प सफ़र रहा, लेकिन वो दिलचस्प तभी रहा जब मैं जिंदा रहा।
वहाँ ये नहीं पता होता था कि कब क्या हो जाए। जिन लोगों के घरों को मैंने देखा, जहाँ डिज़ास्टर्स के लिए मैं गया, वहाँ पे 13-13, 14-14, 15-15 मकान थे, लेकिन वो ऐसा लगता था कि यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। एक गाड़ी 7 किलोमीटर से ऊपर डिज़ास्टर में तैर कर पानी के बहाव के साथ आई। लोगों की स्थितियाँ बहुत बुरी थी। लोगों ने करोड़ों रुपए का अपना सामान जो था वो रातों रात गवा दिया। पानी इतना ज़्यादा आया, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र हुए वो लोग हुए जिनके पास पशु थे। 100 से ऊपर ऐसे पशु थे जो बिल्कुल अपने मतलब जो घर से बेघर थे, जिनके ना चारे का मतलब साधन था, ना चोकर का। तो ऐसे जो पशु थे उनके मालिकों को हमारी संस्था और सेवा भारती हिमाचल प्रदेश ने लगभग 14 गाड़ियां जो थी वो चोकर की, तूड़े की और फीड की थी। और इसमें हमने तरपाले भी दी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो आपदा आती है वो एक तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटी भी होती है कई लोगों के लिए। आपदा तो होती ही है, ये चीज़ें जो है वो आपदा में काम करने के बाद ही आपको पता लगता है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वाकई में ये बंदा नीडी है नहीं है। कई लोग इसमें अपॉर्चुनिस्टिक आ जाते हैं, जो एक बार सामान लेने के बाद में दूसरी बार भी आ जाते हैं, तीसरी बार भी आ जाते हैं, चौथी बार भी आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी मैंने देखे इस डिज़ास्टर के टाइम के अंदर जिन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमने बहुत कुछ किया। तो ऐसे भी देखने को मिले हमारे को। मतलब बहुत कुछ है जो डिज़ास्टर हमें सिखा के जाता है। जी, आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे लोग थे जिनका योगदान तो शून्य के बराबर था, बट उन्होंने एक पब्लिसिटी बहुत की। जी। जो नोफल एक उम्मीद ट्रस्ट है वो काम इतने सालों से कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वो पब्लिसिटी इतनी नहीं करती। आखिर क्यों? मेरी मम्मी एक बात कहते थे, मेरे माताजी, कि जो खाली बर्तन है वो बहुत ज़्यादा बचता है। वो खड़खड़ खड़खड़ ज़्यादा करेगा और उसके अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भरा बर्तन होगा ना, वो बजेगा नहीं, उसका काम बोलेगा। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, धरातल की बात करेंगे, तो आप नौफल एक उम्मीद के काम को, जहाँ जहाँ नौफल एक उम्मीद ने काम किया है, आप वहाँ जाके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि नौफल एक उम्मीद ने क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से कार्य किए हैं, कैसे लोगों को राहत पहुँचाई। हमने विपरीत परिस्थितियों में जाकर जो है वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया। हमारे बल्कि जो सहयोगी थे उनकी एक बार गाड़ी बीच नाले में फंस गई, धक्के मार के उसको निकाला। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारी फेसबुक के ऊपर, नौफल एक उम्मीद पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो खाली बर्तन बचते हैं, जो कहते हैं हमने किया, अगर आप उनकी फेसबुक देखेंगे या सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको सिर्फ वो वहीं तक ही सीमित नज़र आएंगे, ग्राउंड पे नहीं नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि आप अपने मुंह से अपनी पब्लिसिटी करें, बेहतर है कि दुनिया उसको करे तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ पब्लिसिटी की ओर चलें। आपने डिज़ास्टर की काफ़ी इसमें बात की। जब आप पहली दफ़ा आप उस सिचुएशन में गए, आपने देखा, ऐसी कौन सा वो एक इंसिडेंट था, कौन सी ऐसी कहानी थी जो इंसान के दिल को, मतलब जिसने आपके दिल को एकदम झकझोर कर रख दिया कि अगर मैं थुनाग और जंजेली की बात करूं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं, हर एक कदम पे एक इंसिडेंट था। हज़ारों लोग जो थे वो घर से बेघर हो गए थे। लगभग 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई मंडी क्षेत्र के अंदर से, जिसमें से 22 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सैराज से जान गंवाई। करोड़पति परिवार जो कभी महलों में रहता था, वो एक शटर में, एक दुकान में रह रहा था। लोगों की जो हालत थी, कोई एक कपड़े में निकला, कोई 2 में, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं नाले जो थे वो डाइवर्जन थे। मतलब वो एक तरह से जो डिज़ास्टर का मंजर था, मेरे बताने में और खुद जाके देखने में बहुत फ़र्क था। जिस दिन मैंने पहले दिन वहाँ नज़ारा देखा वहाँ पर जाकर, तो मैं शॉक्ड था कि मतलब ये कुदरत का जो कहर है वो सिराज पर ही क्यों गिरा। और ये सिराज पर के अलावा मैं सोचता हूँ कि धरती में कहीं पर भी ऐसा जो है वो मंजर नहीं देखने को मिलना चाहिए। बहुत ही बुरा, बहुत ही डरावना मंजर था, बहुत ही दयनीय हालत थी। कई लोगों के गांव निकल गए, कईयों के शव मिले, कईयों के शव नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले। कई लोग अपने परिजनों से नहीं मिल पाए। करोड़पति फैमिलीज के अंदर मुझे मानना है कि जैसे मैं अगर कमाता हूँ अच्छा, और मुझे कहीं जाके हाथ फैलाना पड़ जाए तो मेरे लिए मरे बराबर है। तो मैं उस चीज़ को फील करता था वहाँ लोगों के साथ रहकर। तो ये बहुत ही जो था वो दर्दनाक था। बच्चों ने मेरे साथ आके खेलना, बच्चों ने टाइम पास करना, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो दर्दनाक थी। जब आप गए थे उस दौरान डिज़ास्टर में, तो कितने दिन आपके ट्रस्ट और आपने वहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दी? मैं वहाँ पे 3 तारीख को पहुँच गया था और 4 तारीख से थी जो संस्था ने वहाँ पे लंगर सेवा शुरू कर दी थी। और ये लंगर सेवा निरंतर 31 जुलाई तक रही। और हम लोगों ने जिस दिन उसका समापन किया, वहाँ पे लगभग 150 से 200 लोग थे जो समापन के तौर पे हमारे को विदाई देने के लिए, वहाँ लोकल लोग आए थे। ये जो था वो मेरे लिए बहुत ही
दिल को छूने वाला मोमेंट था कि इतने सारे लोग वहाँ आए, उन्होंने सम्मानित किया, किसी ने शॉल दी, किसी ने सेब दिए, मतलब जो जैसा अपना कर पाता था। अभी एक महिला ने मुझे वहाँ पे ट्रेडिशनल जूतियाँ दी घर में पहनने के लिए, तो ये उन लोगों का प्यार था जो उन लोगों ने मुझे दिया, और वो बहुत टचिंग मोमेंट था कि भाई महिलाएं भी रो रही थी, मैं भी भावुक था कि भाई इतने दिन लोगों के बीच में रहा, ना घर की याद आई ना बच्चे की याद आई, बस यही था कि इनके लिए कुछ करना है और इनके लिए कुछ करना है, और हम लोगों ने जितना हो पाया अपनी तरफ से किया भी। जी, डिज़ास्टर की बात हमने कर ली। 2020 अब 5 साल उसे बीत चुके हैं, लेकिन ये वो समा था जिसे दुनिया का, जिसने वो एक दौर देखा है, कभी उसे भुला नहीं सकता। आप समझ ही गए होंगे मैं कोविड-19 की बात कर रही हूँ। उस दौरान भी आपके ट्रस्ट का जो काम था वो देखने लायक था, और आपने बहुत उस दौरान, आपने और आपके जितने भी लोग हैं जी, सभी लोगों को उस दौरान भी बहुत मदद आपकी ओर से की गई। कितना वो फेज़ एक चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पर डिज़ास्टर की बात करें तो उस दौरान आपने सिर्फ लोगों को एक राहत की सामग्री जो आप मुहैया करवा सकते हैं आप वो करवाएंगे, लेकिन उस दौरान आपको सामने वाले के साथ साथ अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वो टाइम भी बहुत अच्छा था, वो भी मैं उसको बोलूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मैंने जो था वो अपनी संस्था के सहयोगी और बाकी लोगों के साथ 1 अप्रैल से हमने काम शुरू किया था। 23 मार्च को लॉकडाउन जो था वो लगा था जी। और लॉकडाउन खुलने के बाद में जब मेरे को कर्फ्यू पास मिला तो मैंने सबसे पहले जो एसडीएम नीरज चांदा जी थी उनसे रिक्वेस्ट करी कि जितने घोड़े हैं, जितने जानवर हैं शिमला शहर में या शिमला के आसपास, हम उनको जो है वो खाना मुहैया कराना चाहेंगे, तो जानवरों के लिए। तो मैम ने मेरे से पूछा कि लोग बाग जो हैं वो मतलब आदमियों को राशन दे रहे हैं, आप गुरमीत जी घोड़ों का सोच रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैम कोई भी ऐसा परिवार, ऐसा घर नहीं होता जहाँ पर इंसान के पास हफ्ते भर 15 दिन का राशन ना हो, लेकिन घोड़े और घोड़े की कमाई करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास तूड़ी बहुत कम होगी, घोड़े रेगुलर खा रहे होंगे, तो उनके लिए तूड़ी का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग जो है वो 1.5 साल तक लगभग जो है वो घोड़ियाँ अडॉप्ट रखी वहाँ की, जो मॉल रोड पे होती हैं जी। इसके बाद हम लोगों ने परिवारों में राशन देना शुरू किया, और हम लोगों ने राशन भी ऐसा नहीं दिया कि किसी को 100 ग्राम, किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो। जितने लोग हमने पूछे परिवार में कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उसके समय के हिसाब से हम लोगों ने जो था वो लॉकडाउन का हिसाब लगाया, और उनको अगर किसी को 20 किलो, किसी को 50 किलो, किसी को 100 किलो राशन चाहिए तो हमने उसको उस तरीके से उसको मुहैया कराया। जहाँ तक संबंधों की बात करूँ तो मैंने उस दौरान जो है वो रिश्तों को तार होते देखा कोविड-19 के अंदर। अपने ही लोगों को पहचानने से मना करते देखा, जो डेड बॉडीज थी उनको लेने से मना कर दिया। एक परिवार ऐसा था जिसने अपनी दादी को उठाने से मना नहीं किया, मैंने खुद उस दादी को उठाया और मुझे खुद कोविड हुआ। मुझे फर्स्ट फेज़ में नहीं हुआ क्योंकि मैं एक मेडिसिन बराबर खाता रहा और अपना पूरा प्रिकॉशन रखा। सेकंड फेज़ में मुझे लगा कि नहीं यार, पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी में क्या होगा, जबकि मुझे लगता है कि दूसरी जो वेव थी वो ज़्यादा खतरनाक थी जी। तो उसमें मुझे खुद भी कोविड हुआ और मैं लगभग 13 दिन तक घर में क्वारंटाइन रहा। हॉस्पिटल नहीं गया डर के मारे कि पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन ना मैंने अपना टेस्ट कराया, लेकिन मेरे को पता था कि मुझे कोविड हुआ है। मेडिसिन जो थी वो मैं डॉक्टर की प्रिकॉशन से और सलाह से खाता रहा। वो टाइम पीरियड भी बहुत था जिसमें रिश्तों को जो था मैंने जो है वो बदलते देखा। जो माँ बाप की जायदाद लेने को तैयार थे, लेकिन माँ बाप की जो डेड बॉडी थी उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। हाथ में पहनी अंगूठियां लेने को तैयार थे, लेकिन वो डेड बॉडी को आग लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसमें रिश्तों का पता लगा, एनवायरनमेंट का पता लगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दौर था वो तभी तक सीमित होकर रह गया। उसके बाद दुनिया फिर चलनी शुरू हुई। जैसे हम लोग शमशान में जाते हैं, कहते हैं जो है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो कोविड में लोग ये कहते थे कि यार कोविड आ गया, दुनिया का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज की डेट में कोविड भी कहीं नहीं है और वो दो लोगों के विचार भी कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है वो मुझे सीखने को भी मिली और मैंने उस कोविड-19 में देखा भी। जी, आपने जैसे कहा कि लोग जो हैं वो इंसानों के लिए इतना काम करते हैं, है ना। आपने उस समय जानवरों के लिए भी काम किया, लेकिन अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो एक तरह के वो भी एक आपदा ही थी। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को हाथ पकड़ाएं तो वो बाजू पकड़ता है। कई दफ़ा लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जी। वो जो लोग हैं जिन्हें हम सोच रहे हैं कि हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन वो जो लोग हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा इस हिसाब से उठाते हैं कि ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, हमारी जो हालत है उसे देखकर खुद ही कोई एक ऐसा सज्जन व्यक्ति होगा जो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा। तो क्या आप उन्हें एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आपदा आती है तो वो कईयों के लिए आपदा होती है, कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है।
मैंने इस आपदा के दौरान में ऐसे कई परिवार भी देखे जिनके घर में 3 दिन से राशन नहीं था और वो सिर्फ शर्म के मारे जो थे वो राशन मांगने नहीं आ रहे थे। तो मैंने जब उनके घर में जाके पूछा कि आप क्यों नहीं आए, बोले हमें शर्म लगती है। ओके। और तो कई घर घर जाकर भी? हाँ, हमने घर घर सर्वे किया मंडी के अंदर। तो मैंने स्पेशली कई गाँव में कई घरों तक मैं डायरेक्ट गया और जाके लोगों को दिया। हम लोगों की एक प्रॉपर टीम है जो सेवा भारती हिमाचल प्रदेश के साथ चलती है, जिसने पूरे हिमाचल के अंदर घर घर जाके लोगों का सर्वे किया और जो जितना नीडी था उसको हमने उस हिसाब से दिया भी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक बार मांगने के बाद दूसरी बार की जगह तीसरी बार भी आते थे, और ना सिर्फ हमारे पास बल्कि मान लीजिए कि कोई पिकअप भर के आ गई तो वो आपको उस कतार में भी लेते हुए नजर आएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो एक आपके पास दान देने आ रहा है या कोई चीज लेके आ रहा है, आप उसके विश्वास को मत तोड़िए। अगर आप उसके विश्वास को तोड़ेंगे तो एक जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा जिसको जरूरत है, जेन्युइनली वो नीडी है, वो उस चीज से महरूम रह जाएगा, उस चीज से वंचित रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर जरूरत है तो जरूर आगे आइए, नहीं है तो मत आइए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बेटियों की शादियां करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी मेरे पास आ जाते हैं जिनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, लेकिन वो फिर भी एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम इसको बिना वेरीफाई किए नहीं देंगे। तो मैं उन लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर नीडी हैं तो ज़रूर मांगने आइए, हमारे से जितना हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन अगर आप नीडी नहीं हैं तो कृपया करके उन लोगों के हक पे आप अपना हक जताने मत आइए जो इसके लिए सही मायने हकदार हैं। जी, आपने अब तक इतना काम किया है, इतने लोगों के साथ आप जुड़े हैं, दूर दराज से आपको फ़ोन कॉल्स या एक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई पे करता है, कैसा वो फील होता है और कितने लोगों ने अब तक ऐसा आपको एक मैसेज दिया है? ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। कोई पंजाब से दे रहा होता है, कोई मुंबई से दे रहा होता है, दुबई से देता है, अलग अलग जगहों से लोगों के कॉल आते हैं। उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया पे थोड़ा फेक का ज़माना है, तो मैं पहले थोड़ा वेरीफाई करता हूँ, फिर उसके बाद जो है उनकी बातें सुनकर उसको रिएक्ट करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग बधाई दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक पीठ थपथपाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उसको अपनी एक तरह से सैलरी और मोटिवेशन लेके आगे बढ़ता हूँ। हमने काफ़ी बात कर ली जनसेवा को लेकर। अभी पॉलिटिकली मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, आपके चेहरे की मुस्कान ऐसा दिखा रही है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि आप नहीं, मैं वेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे मतलब ये पहली बार नहीं हुआ। समाज सेवा के बारे में जानते जानते जो है वो पत्रकार जो महोदय हैं उनको ये लगता है कि अब इसका ज़रा पॉलिटिकली पूछा जाए कि अब ये पॉलिटिक्स में आया कैसे हो। तो मैं उस बात पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कि आपके जो अब जो क्वेश्चंस हैं वो समाज से जो रिलेटेड थे वो तो थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन से कुछ पूछेंगी या एक पॉलिटिकल प्रश्न पूछेंगी तो वो तीखे होने वाले हैं। तो मैं उस तीखेपन से थोड़ा सा मुस्कुराया था। सबसे पहला मेरा ये भी आपसे लेकिन सॉफ्टी क्वेश्चन रहेगा कि आप इतने समय से एक्टिव हैं जनसेवा के कल्याण के लिए, है ना। जब भी हम पॉलिटिशियन से पूछें कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं, उनका एक यही जवाब रहता है कि जनसेवा के लिए हम आना चाहते हैं। लेकिन आप जनसेवा पहले से ही कर रहे हैं, आपका क्या मकसद रहेगा राजनीति में? देखिए, मैं जनसेवा कर रहा हूँ और राजनीति करते हुए भी मैं जनसेवा ही करूँगा। मेरा ना तो कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा। मेरा ये रहता है कि अगर जन सेवा और राजनीति दोनों मिलकर एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए कुछ मदद कर पाएं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पॉलिटिक्स जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है वो मुझे संगठन ने चुन के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करूं। जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, और काफ़ी लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आते ही होंगे। जी। अच्छा, आज के समय में अगर हम हिमाचल की बात करें तो राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? हिमाचल की राजनीति बहुत अच्छी राजनीति है। इसमें एक चीज़ ही खराब है कि भाजपा बार बार नहीं आती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी नहीं आ पा रही नहीं, मुझे लगता है कि 2027 के अंदर ये रिकॉर्ड टूटेगा और उसके बाद ये टूटा ही रह जाएगा। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा हिमाचल में सरकार बनाने के लिए। जी। और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का ज़रूर अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे पास जनरल लोग भी आते हैं
और मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है, एक बुजुर्ग मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बिंदल जी के पास जाओ, मैं तो अल्पसंख्यक हूँ। बोले मैं नहीं जानती बिंदल जी को, बिंदल जी के पास भी तू ही लेके जाएगा, मैं तो तुझे जानती हूँ, तू अल्पसंख्यक का है या वैसे प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन तू हमारे लिए जो है वो है। तो ऐसी भी कई लोग जो है अपनी आशाओं को लेकर आते हैं मेरे पास। जी, आपने एक ट्रेंड तोड़ने की बात यहाँ पे की कि एक ट्रेंड है हिमाचल में, हर किसी ने देखा है उस ट्रेंड को, जग जाहिर है कि भाजपा अभी जब आएगी तो उसके बाद कांग्रेस आ ही नहीं पाएगी। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जब एक बहुत दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं, वीरभद्र सिंह जी अगर हम उनकी बात करें, या फिर प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें, बहुत कद्दावर नेता हिमाचल की राजनीति में वो माने जाते हैं। लेकिन उस समय भी जब उनकी सरकारें होती थी तो सरकार तो तब भी रिपीट नहीं हो पाई थी। देखिए मैं दोनों ही, किस तरीके से ये ट्रेंड तोड़ पाएगी भाजपा? मैं दोनों ही नेताओं को अपने आदरणीय मानता हूँ। वीरभद्र जी का अपना एक स्टाइल था काम करने का। मैं वीरभद्र जी की पर्सनली भी कहूँ तो रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक अच्छे गद्दावर नेता थे। उनकी सोच जो थी वो गरीबों के लिए रहती थी। अगर मैं माननीय प्रेम कुमार धूमल जी की बात करूं तो ये भी अपनी जगह पे गद्दावर नेता रहे हैं। इनकी भी सोच जो थी वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो था, वो प्रदेश के प्रति जो था, वो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक अच्छे नेताओं के रूप में रही है। लेकिन जो आने वाली पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा अच्छा गद्दावर नेता जो माननीय वीरभद्र जी जैसा है वो रहा हो। लेकिन बीजेपी के पास जो है वो संगठन की एक ऐसी फैक्ट्री है जो रोज एक नया लीडर पैदा करके देती है, और बीजेपी के पास लीडरों की और नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। आज की डेट में जो है वो हमारा जो नेतृत्व है बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो माननीय जयराम जी हों, अनुराग जी हों, शांता जी हों, या और भी जो बड़े लीडर हैं, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी हो गए, तो नड्डा जी हैं। तो हमारे पास लीडरों की कोई कमी नहीं है। अगर हम दूसरी ओर देखें कांग्रेस के पास, तो उनके पास अभी कोई खिलाड़ी बचा नहीं है। आप कांग्रेस में, एक तो आपने प्रदेश स्तर पे बात की, राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या आपकी यही एक सोच है? राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जब तक हम एक परिवारवाद से जुड़े रहेंगे, परिवारवाद के लोगों को ही आगे प्रॉम्प्ट करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। जो गांधी परिवार है या जो कांग्रेस है, वो गांधी परिवार से ऊपर उभर ही नहीं पा रही है। और नेतृत्व तो मुझे नहीं लगता कि दूर पार तक कहीं भी कांग्रेस के पास है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोदी जी जैसे जो हैं वो स्ट्रांग लीडर हैं, जो डिसीजन लेते हुए सोचते ही नहीं है कि हमने आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे पहले हमारे पास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगर मैं आपसे कारगिल वॉर की बात करूं तो जब अमेरिका से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल आया था बैठक के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक मेरे देश की 1 इंच भूमि भी दुश्मन के कब्जे पे है, मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह से अगर हम बहुत साल पहले पीछे जाएं तो हमारी जो ज़मीन है हिंदुस्तान की, वो कुछ ज़मीन जो है वो चीन के कब्जे में ऑलरेडी जा चुकी है, जिसको भारत प्रयास कर रहा है वापस लेने के लिए। और 2014 से जब से मोदी जी सेंटर में, केंद्र में आए हैं, तब से लेके अगर आज की बात करें तो भारत का जो गौरव है, भारत का जो एक नाम है, वो पूरे विश्व में अच्छा और ऊपर गया है। और आने वाले समय के अंदर भी मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा केंद्र से। जी, 2027 के इलेक्शन में क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आती है? देखिए, अगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% भाजपा आएगी जी। और मुझे लगता है कि इस बार जो भाजपा आएगी वो 15-20 साल तक कहीं नहीं जाएगी जी। तो सीएम फेस कौन होगा उसमें, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, ये बहुत जल्दी है कुछ भी सीएम फेस के लिए कहना, लेकिन अभी तक जो है वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में है ये चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा विपक्ष ये कहता था कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार होती है। हरियाणा में अगर हम चुनाव के जो नतीजे हैं उन्हें देख लें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी होती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साधता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जो वीडियोस अब देखने को मिल रही हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिमाचल भाजपा में भी कोई ना कोई एक भीतरघात जो है वो चल रहा है। अंदर कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है कि मंडी में जब नारे लगे, हर किसी ने इसका जिक्र किया और उस दौरान देखने को मिला कि नेता विपक्ष जो है जयराम जी, उन्होंने कहा कि अगर नेता बड़ा है तो योगदान भी बड़ा होना चाहिए। हाल ही में 4 दिसंबर को जो भाजपा की ओर से धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में रैली की गई, उसमें तमाम नेता एक साथ तो थे, हालांकि 4 सांसद भी थे वहाँ पर। एक सांसद कंगना रनौत वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस में सबसे ज़्यादा आई कि जब भाजपा के तमाम जो प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता हैं वो जब स्टेज पर थे, तब अनुराग जी और जयराम जी एक साथ ही थोड़े अलग थे। वो कुछ इम्पैक्ट उसका कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छे गाने की लाइन है,
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और भाजपा जो है वो अपनी लीडरशिप के अंदर, अपने नेतृत्व के अंदर पूरी इंटैक्ट है। सभी लीडरों का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। सभी लोग केंद्र की दी हुई डायरेक्शनों पे चलते हैं, संगठन की दी डायरेक्शन पे चलते हैं। अगर गर्मी की वजह से अगर किसी को पसीना आ जाए और गर्मी की वजह से किसी को प्यास लग जाए तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अब आप उसका मतलब कैसे निकालना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि एक टेबल पे ग्लास रखा हुआ है और उसमें आधा पानी आधा खाली है, तो अपना अपना नज़रिया है कि कौन उसको कैसे देखना चाहेगा। लेकिन भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा बिल्कुल एक है और एक होकर ही आगे चुनाव को लड़ेगी। जी, अच्छा, जैसे हमने देखा कि अभी भाजपा की ये बहुत बड़ी रैली मानी जा रही है, बहुत वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी लोग वहाँ पर, उनका जमावड़ा भी वहाँ पर देखने को मिला। अभी 11 दिसंबर को कांग्रेस भी मंडी में ही, और आप ये सोचिए कि मंडी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं उनके इस जश्न को आप? देखिए, मैं अगर नैतिकता की बात करूँ तो जिस घर के अंदर मातम होता है उस घर के अंदर कभी खुशी 1 साल तक नहीं मनाई जाती। लेकिन दुखद है कि कांग्रेस 11 दिसंबर को मंडी क्षेत्र के अंदर जाके अपना 3 साल पूरा करने का जश्न मना रही है। अगर नैतिकता की बात करें तो मैंने आपको वही बात बोली कि अगर किसी घर के अंदर मृत्यु होती है तो 1 साल तक हम उसके घर के अंदर जश्न नहीं मनाते। मंडी की जगह आप नदौन जाके मना लेते, कहीं और जाके इस जश्न को मनाना ही था तो मना लेते। हमारे जैसे लोगों का ये मानना है और मेरे साथ बहुत से ऐसे आम आदमी का मानना है कि जहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी आई हो, इतना नुकसान हो, आप उसी क्षेत्र में जाकर इस तरह से आप जश्न मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप वाकई में उनके जख्म पे जो है वो नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, ना कि मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। इतना खर्चा जो आप रैलीज में करेंगे या जश्न में करेंगे, अगर यही खर्चा आप उन लोगों को ज़मीन दे के मकान बनाने में करते जिन लोगों ने अपना मकान खो दिया, तो मुझे लगता है कि वो जश्न कुछ ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस कह रही है कि इस दौरान राहत राशि आवंटन का काम करेगी इस जश्न के दौरान। देखिए, भूख आज लगी है, खाना आप उनको 6 महीने बाद देने जा रहे हैं तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ। जिस टाइम पे डिजास्टर था, त्रासदी थी, लोगों को ज़रूरत थी, तब आपने नहीं दिया। आज आप अगर उनको देंगे तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ लोगों को दिखावा करने का काम करेंगे, एक जस्ट एन आई वॉश करेंगे। अभी भी दिन पड़े हैं, कांग्रेस इस पर विचार कर सकती है, अपना स्थान बदल सकती है, कहीं और जाके अपना, अगर इन्होंने जश्न मनाना ही है तो कहीं और जाके मना सकते हैं, मंडी ही क्यों। तो मेरा ये प्रश्न इनसे रहेगा, आप कहीं और जाके मनाइए। आवंटन राशि की बात करें तो उनको मुझे लगता है कि पर्याप्त जो है वो जयराम ठाकुर जी के माध्यम से, NGOs के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से जो है वो लोगों को बहुत मिल चुका है। अभी आप किसको देने जा रहे हैं ये भी एक विषय रहेगा जो कि क्वेश्चनेबल रहेगा। जी, आपने एक बात कही कि अब भाजपा जब आएगी तो 15-20 साल तक अपना एक पूरा वहाँ पर सेट हो जाएंगे। हिमाचल में सदन जब चला था, अभी शीतकालीन सत्र जब चला था, उस दौरान जयराम ठाकुर जी ने भी यही एक बात कही थी कि आपका तो अभी खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। उस दौरान इस पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं वो दिन में सपने देखना छोड़ दें। देखिए, CM सुक्खू जी ने जो कहा कि दिन में सपना देखना छोड़ दें, मैंने तो उनको कई बार सदन में सोते हुए देखा है। तो कौन सपना देखता है कौन नहीं देखता ये तो 2027 का जो चुनाव बताएगा। लेकिन जो जयराम ठाकुर जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय के अंदर जो है सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा इतनी मजबूती से आगे आएगी कि CM सुक्खू जी के पास जो विधायक रहेंगे वो उनकी एल्टो में ही सिमट के रह जाएंगे। ऑल्टो में सिमट कर रह जाएंगे, ये बयान लगातार भाजपा की ओर से हमें सुनने को मिल रहा है कि बिहार में बोलेरो और यहाँ पे हम ऑल्टो कार में ही उन्हें फिट कर देंगे। जी। लेकिन कितना लगता है फिर भी भाजपा कितनी 68 में कितनी सीट्स? देखिए, मेरा मानना है कि हम या भाजपा उसको फिट नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, फिर भी जनता के साथ, क्योंकि एक जन सेवा का भाव जनता के साथ आपका जुड़ा हुआ है, लोगों से आप मिलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो आइडिया होगा। देखिए, मैं जनसेवा के कार्य को और पॉलिटिकल काम को दोनों को एक साथ नहीं जोड़ता। जनसेवा अपनी जगह पे है, पॉलिटिकल अपनी जगह है। लेकिन जितना मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोगों के अंदर कांग्रेस सरकार को लेके, कांग्रेस की नीतियों को लेके आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोष है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, एक छोटी सी संगठन के अंदर ही जुड़कर रह गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो 68 विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उसमें से एक भी शायद जो है वो कांग्रेस जीत पाएगी। लेकिन फिर भी हम जयराम जी की बात को या जनता की बात को बड़ा दिल रखते हुए एल्टो में फिट करने की बात कर रहे हैं।
हाल फिलहाल में ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके बीच में गुटबाजी की, हालांकि कैमरे के सामने कोई इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गुटबाजी जितनी हावी है। और बीते दिन हमें देखने को मिला कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और ऊना से ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं रायजादा, उनके बीच में एक, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी ने भी एक दूसरे का, लेकिन एक आमना सामना उनका अब सोशल मीडिया पर जारी है। आपने भी वो बयान सुने होंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि गुटबाजी जो है वो हर युग में रही है, हर क्षेत्र में, हर टाइम पे रही है। राजनीति जो है वो एक कांटों भरा ताज होता है जिस पे चल पाना, जिसको अपने सिर पे रख के चल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो गुटबाजियों से नहीं डरना चाहिए। आपको अपने घुटनों में कितना दम है और आप अपने कार्यशैली पे कितना भरोसा रखते हैं, जनता आपको कितना प्यार करती है, उसके भरोसे पे ज़्यादा चलना चाहिए। गुरमीत सिंह को अगर भाजपा कल को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि आप इस सवाल का बिना पूछे ही आपने इसका जवाब दे दिया है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर भाजपा कहती है, भाजपा के आग्रह करने पर आपको टिकट दिया जाता है, तो कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे और क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भाजपा टिकट देगी, संगठन टिकट देगा, ये सब आगे की बातें हैं। संगठन का जो निर्णय रहता है वो मेरे लिए सर्वप्रिय रहेगा। मेरा मानना ये है कि माता पिता अगर किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो माता पिता ही जाने कि उस चीज़ को फुलफिल कैसे करना है। मैं किसी भी चीज़ को फुलफिल करने वाला नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कहीं जाके अपना एक नुमाइंदा बनना है। हाँ, अगर संगठन या पार्टी किसी चीज़ का निर्णय लेगी तो जिताने और हराने का निर्णय भी संगठन और पार्टी का ही रहेगा, मेरा अपना कोई पर्सनल कुछ भी नहीं रहेगा। जिताने और हराने का निर्णय तो जनता करेगी ना, पार्टी भी उसमें जो भी योगदान करेगी वो पार्टी करेगी ना। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं सोचता। मेरे लिए जो संगठन और पार्टी ने कह दिया वो फाइनल रहेगा। लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं या मैं चुनावी राजनीति में कहीं जाऊं। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है जी। लेकिन फिर भी फिर से मैं सवाल ये करना चाहूँगी, विजन क्या रहेगा आपका? क्योंकि विजन होना बहुत ज़्यादा देखिए, अगर पार्टी ने कभी चुनाव लड़वाया या लड़वाने का सोचा और कभी इस तरह से हुआ कि मैं कहीं से चुनाव लड़ा, तो जो भी पार्टी का निर्णय रहेगा, जहाँ से भी होगा, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर जनता ने अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाया तो मैं कोशिश रखूंगा कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम करूं जो अभी तक किसी ने नहीं करी होगी। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं आप? मैंने तो प्रदेश की भी नहीं सोची थी जी। लेकिन अब जो हिस्से पड़ गई है, संगठन ने आदेश किया है, पार्टी का निर्णय है, कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर पार्टी और संगठन का कोई निर्णय रहेगा तो जरूर करेंगे। मतलब दिलचस्पी आपकी खुद की नहीं है? दिलचस्पी, मैं कभी किसी चीज़ को प्लान नहीं रखता। अच्छा, बिना प्लानिंग के चलते हैं? बिना प्लानिंग के चलता हूँ, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ तो ये कहता हूँ भगवान जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे लिए करना। जो भगवान को अच्छा लगता है वो कर देता है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी इंटरव्यूज दूंगा या कभी कोई संस्था चलाऊंगा, लेकिन चलाई। तो वक्त और हालात जिस तरह का निर्णय लेंगे मैं उसके साथ जाऊँगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ नौफलिक उम्मीद ट्रस्ट के संचालक और अध्यक्ष गुरमीत सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की तमाम जो प्रदेश के जो राजनीतिक हलचल है उसको लेकर भी, और साथ ही किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 2014 से इन्होंने अपनी जो एक ट्रस्ट चलाई है, कैसे इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ज़मीनी स्तर से आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और क्या इनके सामने चुनौतियां रही, किस तरीके से इनकी ट्रस्ट काम करती है। और डिज़ास्टर में जहां हिमाचल इस साल में और 2023 की बात करें, कितना नुकसान हिमाचल में हुआ, हिमाचल के लोगों को हुआ, किस तरीके से उन्होंने काम किया, लोगों को राहत देने का जो एक योगदान है वो दिया। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे खास बातचीत की, और यूं ही देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।